स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम कन्हैया कुमार से करेंगे। वो कन्हैया कुमार जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए नजर आते हैं। वो कन्हैया कुमार जिन्हें कांग्रेस में एक बहुत बड़ी जगह मिलने वाली है। ऐसे में कन्हैया कुमार का सफर राजनीति में कैसे शुरू हुआ, कन्हैया कुमार किस तरीके से राजनीति से जुड़े, कैसे वो कांग्रेस के साथ आए और अब यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हुए नजर आएंगे। कन्हैया कुमार की बात की जाए तो जब से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं तब से यहाँ पर प्रधानमंत्री की सच्चाइयों को बताते हैं, उनके कई घोटालों का उजागर करते हैं, यहाँ पर सबूत दिखाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं देखा जाए तो कन्हैया कुमार का सफर भी काफी संघर्षपूर्ण दिखाई देता है। कन्हैया कुमार जब यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए नजर आते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तब से ही उनके भाषण यहाँ पर बेबाक तरीके से देखे जाते हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर वो सरकार पर उंगली उठाते हुए नजर आए। कई बार तो यहाँ पर उनके खिलाफ कार्यवाही भी हुई है, कई बार उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई है और उसके बावजूद कन्हैया कुमार ने हार कभी नहीं मानी। कन्हैया कुमार अपनी विश्वविद्यालय से पढ़ाई करते हुए भी नजर आए और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ साथ वो राजनीति में भी उतरते हुए नजर आए और राजनीति में उतरते हुए उन्होंने कॉलेज के जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी जीता, भागीदारी भी ली और एक बड़ा पद उन्हें मिलता हुआ नजर आया। और उसके बाद ये सफर यहाँ पर बड़ी राजनीतिक पार्टियों से जुड़ने के साथ भी देखा गया। कांग्रेस में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद और भी ज्यादा बढ़ गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया और मजबूती के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सच्चाइयों को बताते रहे। अब ऐसे में आज इस रिपोर्ट में हम कन्हैया कुमार के जीवन से जुड़े, राजनीतिक सफर से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से उनका ये सफर रहा। देखिए ये खबर। लेफ्ट के नेता रहे कन्हैया कुमार ने जब कांग्रेस में कदम रखा था, उन्होंने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली थी। कन्हैया ने कहा था कि अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा, इसलिए वो पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि ये वही कन्हैया हैं जिनके ऊपर देशद्रोह का केस भी चलाया गया था और यही वजह है कि बीजेपी उनके कांग्रेस में आने के बाद उन पर लगातार हमलावर साबित रही। बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे थे कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आ गई। आखिर कैसे कन्हैया छात्र राजनीति से राष्ट्र राजनीति में आ गए और क्यों कन्हैया सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में आए, इन सभी मुद्दों पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। दरअसल कन्हैया कुमार का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये गांव तेघरा विधानसभा में आता है, जहां सीपीआई को काफी समर्थन दिया जाता है। कन्हैया के पिता जयशंकर सिंह को पैरालिसिस है और काफी वक्त से बिस्तर पर हैं। उनकी मां मीना देवी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। उनके बड़े भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। अपने स्कूल दिनों में कन्हैया अभिनय में रुचि रखते थे और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। 2002 में कन्हैया ने पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया, जहां से उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। पटना में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद कन्हैया ने जेएनयू में अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया। कन्हैया कुमार 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु की बरसी मनाई गई। इस दौरान यहां कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए। कुछ वीडियो भी आए जिनमें कथित तौर पर कन्हैया देश विरोधी नारे लगाते दिखे। इन वीडियो में भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं और आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए गए। जेएनयू परिषद में हुए कथित नारेबाजी ने कन्हैया कुमार को पूरे देश में जान पहचान और एक तरीके से यहाँ पर उनका नाम और चर्चित चेहरा वो यहाँ पर बन गए। कन्हैया को इसके बाद इसी तमाम मुद्दों के तहत जेल भी भेजा गया। देशद्रोह का केस भी लगा। 3 मार्च 2016 को हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। जमानत पर छूटने के बाद उसी रात कन्हैया सीधे जेएनयू कैंपस पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। रात करीब 10:30 पर कन्हैया का भाषण शुरू होता है।
करीब 50 मिनट के भाषण में कन्हैया ने बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जमकर हमला बोला। सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए वो नजर आए थे। कन्हैया के भाषण से साफ था कि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री के लिए अभी से तैयार हो रहे हैं। उसके बाद कन्हैया को लेफ्ट के बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा। माना गया कि कन्हैया बदहाल लेफ्ट के लिए तारणहार होंगे। कन्हैया तब मोदी विरोधी राजनीति के केंद्र बनकर उभरे थे। सीपीआई ने उन्हें देश भर में पार्टी काडरों में जोश भरने अभियान पर लगा दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई ने उन्हें उनके गृह जिले बेगूसराय से मैदान में उतारा। मुकाबला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से था, जो पिछली बार नवादा सीट से जीते थे। उम्मीद थी कि कन्हैया की बदौलत लेफ्ट बेगूसराय में इस बार लाल परचम लहरा देगी, लेकिन जब नतीजे आए तो कन्हैया 1 से 2 लाख नहीं बल्कि 4 लाख से भी ज्यादा अंतर से चुनाव हार गए। गिरिराज सिंह यहां से जीत गए। कन्हैया दूसरे नंबर पर दिखाई दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका दमखम यहां पर साफ तौर पर नजर आता रहा। लोकसभा चुनाव के नतीजों से कन्हैया की चमक धुंधली जरूर पड़ी, लेकिन सीपीआई में यहां पर साफ तौर पर नजर आया कि एक बहुत बड़ा ये चेहरा है और बहुत बड़ा चेहरा उभर कर ये सामने आए हैं, जिसके तहत सीपीआई में ना तो उनका चुनाव से पहले वाला रुतबा रहा और ना राष्ट्रीय स्तर पर पहले जैसी चर्चा रही। तो इसी को देखते हुए कन्हैया कुमार ने यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाने की सोची। कभी अंबेडकर और लेफ्ट मूवमेंट की एकता की पैरवी करने वाले कन्हैया कुमार आज लाल कटोरे को ही फेंक चुके हैं। वो भले ही अपने घर में पहले चुनावी इम्तिहान में बुरी तरह फेल हुए, लेकिन कांग्रेस को उनमें उम्मीद की किरण दिखती हुई नजर आती है और आज तक कन्हैया कुमार कांग्रेस में ही यहाँ पर मजबूती के साथ देखे जाते हैं। बिहार में अस्तित्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस को कन्हैया ने वहां पर अपना भविष्य दिखाई दिया और सीधे तौर पर उस वक्त कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसी के साथ साथ कन्हैया कुमार का विवादों से नाता बहुत ज्यादा रहा है। हर विवादों में कन्हैया कुमार का नाम शामिल होता हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में अफजल गुरु को फांसी के खिलाफ एक छात्र रैली में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। कन्हैया कुमार की अगवानी में भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाने के आरोप लगे थे। कन्हैया कुमार ने भारतीय सेना के खिलाफ 8 मार्च 2016 को दिल्ली में विवादित बयान दिया था। कन्हैया ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा था कि कश्मीर में सेना महिलाओं से गलत व्यवहार करती है। इसके बाद 4 फरवरी 2020 को कन्हैया ने एक विवादित ट्वीट किया था, जिसमें आरएसएस पर हमला बोला गया था। उन्होंने आरएसएस को धर्म का धंधा करने वाला बताया था। कन्हैया कुमार पर पटना एम्स के जूनियर डॉक्टरों ने दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। यहाँ पर कन्हैया कुमार को लेकर काफी आरोप लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद कन्हैया कुमार ना तो पीछे हटे, ना ही वो हार मानते हुए नजर आए। ऐसे में देखा जाए तो कन्हैया कुमार का ये दमखम और कन्हैया कुमार की ये ताकत आज उनकी सच्चाई को पेश कर रहा है कि यहाँ पर जो विवादित बयान दिए गए थे या फिर यहाँ पर उन्हें एक तरीके से फंसाने की कोशिश की गई थी, उसका सीधे तौर पर खुलासा हो जाता है कि कौन करता हुआ नजर आ रहा था और किसकी षड्यंत्र था। यहाँ पर कन्हैया कुमार की ताकत साफ तौर पर नजर आती है, जो अब कांग्रेस में बखूबी दिखाई भी दे रही है। जैसे कि आपने कन्हैया कुमार को सुना कि यहाँ पर जो बेबाक बोल हैं, उनके बेबाक बोल ही उन्हें राजनीति में ले आए और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपनी मेहनत और अपनी लगन के साथ यहाँ पर एक मुकाम हासिल किया और कांग्रेस में अब एक मजबूती के साथ देखे जा रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के एक नेता हैं और तमाम राज्यों में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को बताते हैं। नए संसद भवन के मामले को लेकर हो या फिर यहाँ पर अन्य राज्यों की बात की जाए, वहां पर कई खुलासे वो करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में कन्हैया कुमार को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर कांग्रेस में मिलने वाली है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो सीधे तौर पर कन्हैया कुमार का नाम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कन्हैया कुमार को यहाँ पर यह अध्यक्ष पद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी।
अभी इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपको जिस तरीके से कन्हैया कुमार के बारे में आपने जाना, इस प्रोग्राम से जुड़े हुए और विषयों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।